हेलो एवरीवन, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे स्टार फिश या फिर सितारा मछली के बाह्य लक्षण यानी कि एक्सटर्नल फीचर्स के बारे में। जो ये स्टार फिश होती है ये इकाइनोडर्मेटा फाइलम से बिलोंग करती है। तो यहाँ पे हम देखेंगे सबसे पहले कि इसके बाह्य लक्षण क्या क्या होते हैं। तो अगर हम स्टार फिश या फिर एक्सटर्नल फीचर्स की बात करें यहाँ पे स्टार फिश की, सबसे पहले इसकी शेप और इसका आकार कैसा होता है। शेप और आकार की अगर बात करें, रेडियल रूप से सम्मित यानी कि इसके अंदर रेडियली सिमिट्री होती है और इसका शरीर पंचकोणीय होता है। ठीक है, पेंटागोनल बॉडी इसकी होती है। एक केंद्रीय पंचकोणीय केंद्रीय डिस्क से मिलके बनता है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक डिस्क होती है। ठीक है, ऐसे डिस्क होती है जिसको पंचकोणीय केंद्रीय डिस्क बोलते हैं, उससे मिलके इसका शरीर बना होता है। अब इन डिस्क से क्या होता है, जिसमें से किरणें या भुजाएं 5 लंबी टेपरिंग सममित दूरी वाले अनुमानों के विकिरण करती है। यहाँ से क्या होता है, इन डिस्क से यहाँ से भुजाएं निकलती है। ठीक है, यहाँ से क्या निकलेंगी, इसकी आर्म्स निकलेंगी, इसकी भुजाएं निकलेंगी। इसके बाद इसका क्या होता है, साइज और कलर। ठीक है, आकार और कलर इसका कैसा होता है। साइज में ये 10 से 20 सेंटीमीटर व्यास के बीच भिन्न होता है और ये विभिन्न रंगों के हो सकते हैं, जैसे कि इसमें पीला, नारंगी, भूरे और बैंगनी रंग के हो सकते हैं। तो ये इसके शेप, साइज एंड कलर के बारे में। इसके बाद इसकी बॉडी सरफेस या फिर इसकी शरीर की जो सतह होती है। ठीक है, स्टारफिश की जो शरीर की सतह होती है, एक उसके अंदर क्या होती है, एक तो ऊपर एक नीचे, दो होंगी। तो एक मुख सतह होती है, एक अपमुख सतह होती है। मुख सतह को बोला जाता है ओरल और एक्टिनल सरफेस, जिस साइड इसका मुंह होता है। यह निचली सतह होती है, स्पाट होती है और कम रंजित होती है। यानी कि यहाँ पे जो पिगमेंटेशन होती है, पिगमेंट कैसे होते हैं, कम पिगमेंट यहाँ पे होते हैं। अब इसकी जो भुजाएं होती, इसकी जो आर्म्स होती है के कब्जे वाले खिलाड़ियों को त्रिज्या, ठीक है, जहां से जुड़ी होती है वहां से इनको क्या बोला जाता है, इनको त्रिज्या यानी कि रेडाई के रूप में जाना जाता है। और भुजाओं के बीच जो बीच में होगा, ठीक है, जो बीच में है उसको सेंट्रल डिस्क के क्षेत्र अंतर त्रिज्या, इसको क्या बोला जाता है, अंतर त्रिज्या यानी कि इंटर रेडाई होते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर रेडाई और इंटर रेडाई आर्म्स के अंदर देखने को मिलते हैं। एक अच्छी तरह से परिभाषित सिर पूरी तरह से अनुपस्थित होता है। ठीक है, एक परफेक्ट हेड इसके अंदर अनुपस्थित होता है। अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करिए, इसका स्ट्रक्चर हो गया, इस साइड इसके अंदर माउथ लाइक एक ओपनिंग होती है, इसके बॉडी के ऊपर स्पाइंस होते हैं, यहाँ पे ट्यूब फीट होते हैं जो हम डिस्कस करेंगे आगे। यहाँ पे एक ग्रूव होता है जिसको एम्बुलेक्रल ग्रूव बोला जाता है और इनको रेज बोला जाता है। दूसरी साइड यहाँ पे मैड्रीपोराइट प्रेजेंट होते हैं। ये स्पाइंस हो गए, टर्मिनल टेंटिकल, और ये डिस्क होती है जो कि पेंटागोनल डिस्क इसके अंदर। मुख्य सतह की अगर हम बात करें, मुख्य सतह की, ओरल सरफेस की अगर हम बात करें, ठीक है, तो ओरल सरफेस की अगर हम बात करें, यहाँ पे यह शरीर का वह भाग है जो प्राकृतिक अवस्था में अधः स्तर की ओर होता है। ठीक है, अधः स्तर की ओर होगा, जिसमें मुख या मुख द्वार होता है। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, एक मुख या फिर मुख द्वार होता है जो कि चपटा होता है, गहरे नारंगी से बैंगनी रंग का ही होता है और इसको मौखिक या एक्टिनल सतह इसको बोलते हैं। ठीक है, इसको मौखिक या फिर एक्टिनल सतह इसको बोला जाता है। इसके अंदर अब ये जो मुख सतह है, इसके अंदर क्या क्या, इस साइड क्या क्या चीजें होंगी। इस साइड एक तो यहाँ पे मुख होगा, माउथ होगा, एम्बुलेक्रल ग्रूव यहाँ पे होंगे, ट्यूब फीट या फिर पोडिया यहाँ पे होंगे, एम्बुलेक्रल स्पाइन होंगे एंड यहाँ पे सेंस ऑर्गन्स यानी कि इंद्रियां होंगी। ये सारी चीजें प्रेजेंट होती है मुख सतह या फिर ओरल सरफेस की साइड। तो सबसे फर्स्ट इसके अंदर हम देखेंगे कि इसके अंदर मुंह या फिर माउथ कैसा होता है। जो इसका मुंह या फिर माउथ होता है, यह एक मौखिक सतह पर पंचकोणीय केंद्रीय डिस्क के केंद्र में एक छिद्र, जिसको एक्टिनोसोम या फिर मुंह बोला जाता है। ठीक है, जो हमने डिस्क की बात की थी, यहाँ पे इस डिस्क के सेंटर में यहाँ पे माउथ होता है। ठीक है, सेंटर में माउथ होगा। यह 5 कोणों वाला एक पंचकोणीय छिद्र होता है। ये भी कैसा होता है, इसे 5 कोणों वाला एक पंचकोणीय छिद्र होता है, प्रत्येक भुजा की ओर निर्देशित किया जाता है, जो कि क्या होंगे, जैसे इसके ये पेंटागोनल डिस्क थी इसके अंदर, वैसे ही इसका ऐसे माउथ होता है। वो भी कैसा होता है, पंचकोणीय छिद्र होता है जो कि प्रत्येक भुजा की तरफ निर्देशित होता है।
मुंह एक नरम और नाजुक झिल्ली, पेरिस्टोमियम झिल्ली। ये जो मुंह होगा एक झिल्ली होगी जो इसको ढक के रखेगी, ठीक है, इस झिल्ली होगी इसको ढक के रखेगी। इस झिल्ली को बोला जाता है पेरिस्टोमियम झिल्ली या फिर इसको पेरिस्टोम बोला जाता है। और मौखिक रीढ़ या फिर मुंह के पैपिला के 5 समूह द्वारा संरक्षित होता है। और इसके अलावा इसके अंदर पैपिले यहाँ पे होंगे, ओरल स्पाइन या फिर माउथ पैपिले भी देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे एक तो क्या होगा, एक तो यहाँ पे पेरिस्टोम या फिर पेरिस्टोमियम झिल्ली होगी, सेकंड यहाँ पे ओरल स्पाइन और माउथ पैपिले भी मुंह को ढक के रखेंगे या फिर संरक्षित रखेंगे। इसके बाद सेकंड है यहाँ पे एम्बुलेक्रल ग्रूव। एम्बुलेक्रल ग्रूव जो है, देखो आर्म्स के बीच में ये ग्रूव्स बनते हैं, आर्म्स के बीच में ये स्पाइंस होते हैं और इनके बीच में जो जगह खाली बनी है, खांच बनी है, जिसको एम्बुलेक्रल ग्रूव बोलते हैं। ये जो एम्बुलेक्रल ग्रूव होती है, मुंह के प्रत्येक कोण से एक संकीर्ण निकलती है, ठीक है, ये इसका माउथ था, इसे प्रत्येक कोने से ये एक संकीर्ण निकलती है, नाली निकलती, जिसे एम्बुलेक्रल नाली कहा जाता है, जो प्रत्येक हाथ की मौखिक सतह के बीच में चलती है। यानी कि ये एक हाथ बोल सकते हैं, फिर ये आर्म है, इसके बीच में ये चलती रहती है, ठीक है, इसके बीच में ये चलेगी। और ये किस साइड होती है, मुख सतह की ओर होती है। इसके बाद इसके अंदर ट्यूब फीड और पोडिया इसके अंदर होते हैं। ये जो ट्यूब फीट और पोडिया होते हैं, प्रत्येक एम्बुलेक्रल ग्रूव में चालन, भोजन ग्रहण करने के लिए, श्वसन और स्वेदी अंगों की 4 पंक्तियां होती हैं, जिन्हें ट्यूब फीट या फिर पोडिया कहा जाता है। जैसे पोडिया वर्ड है, ये फूट के लिए आता है और फूट चलने के काम आते हैं, ठीक है। तो ये चलने में, भोजन ग्रहण करने में, श्वसन में, सांस लेने में और स्वेदी अंगों, ठीक है, जो कि सेंस ऑर्गन होंगे, इनकी 4 पंक्तियां होती है, ठीक है, इनकी कैसी होंगी, 4 पंक्तियां होंगी और इन 4 पंक्तियों को ट्यूब फीट और पोडिया कहा जाता है। ट्यूब फीट नरम पतली दीवार वाली ट्यूबुलर रिट्रैक्टाइल संरचनाएं हैं, ठीक है, कैसी होती है, ट्यूबुलर रिट्रैक्टाइल संरचनाएं होती है, जो टर्मिनल डिस्क या फिर यहाँ पे सकर्स होते हैं, जिनको चूसने बोला जाता है, वाले के साथ प्रदान की जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें, इसके अंदर ये एक एम्पुला पार्ट होता है, एक इसके अंदर ये पोडियम पार्ट होता है। ये एम्बुला मसल्स होती है, इसके बाद ये एम्बुलेक्रल ओसिकल होता है, और इसके अलावा इसके अंदर रिट्रैक्टर मसल्स होती है, ठीक है, रिट्रैक्टाइल संरचनाएं, तो रिट्रैक्टर मसल इसके अंदर होती है और इसको टिश्यूज कनेक्ट करके रखते हैं, और ये टर्मिनल पे ऊपर इसके ऊपर एक प्लेट होती है। चूसने वाले यानी कि जो सकर्स होते हैं, ये संक्शन कप के रूप में कार्य करते हैं। जिस सतह पर इन्हें लगाया जाता है उस पर ये मजबूत लगाव इनका होता है, यानी कि ये क्या करेंगी, जैसे कि ये सतह है और सतह पे ये संक्शन पंप लगा, यानी कि कप लगा, इसके ऊपर यहाँ पे क्या कर लेगी, ये एक प्रेशर क्रिएट करेगी, जिसके ऊपर इस सरफेस से ये एक मजबूत लगाव कर लेगी, एक तरह से ये इसके ऊपर ये अटैच हो जाएगी। इसके बाद एम्बुलेक्रल स्पाइंस होते हैं। एम्बुलेक्रल स्पाइंस क्या होंगे, प्रत्येक एम्बुलेक्रल ग्रूव के बाद में कैलकेरियस एम्बुलेक्रल स्पाइंस, ठीक है, यहाँ पे क्या होंगे, कैलकेरियस एम्बुलेक्रल स्पाइंस होंगे, कैलकेरियस एम्बुलेक्रल स्पाइंस यहाँ पे देखने को मिलेंगे, ठीक है। ये कैलकेरियस एम्बुलेक्रल स्पाइंस यहाँ पे देखने को मिलेंगे, इनकी 2 या 3 पंक्तियों से घिरा होता है और संरक्षित किया जाता है, जो नाली के ऊपर बंद होने में सक्षम होते हैं। देखो ये जो यहाँ पे ये है, ठीक है, ये जो है यही क्या है, इनको ही एम्बुलेक्रल स्पाइन बोला जाता है, और ये ग्रूव को ऐसे ढक के रखते हैं, और ग्रूव को जब इनको बंद करना हो, इस ग्रूव को, तो उसको भी बंद करने का काम करते हैं, उसमें भी सक्षम होते हैं। और ये 2 या 3 पंक्तियां होती है इसकी, जो कि कैलकेरियस एम्बुलेक्रल स्पाइन्स के बने होते हैं। मुंह के पास या रीढ़ अक्सर बड़ी हो जाती है, तेज हो जाती है, 5 समूह में इकट्ठा हो जाती है, डिस्क के प्रत्येक अंतर त्रिज्या यानी कि इंटररेडाई और मुंह पैपिला यानी कि माउथ पैपिले इनको कहा जाता है, ठीक है, मुंह के पास, ठीक है, जो इसका मुंह है वहां पे मुंह के पास यहाँ पे एक जो रीढ़ है वो अक्सर बड़ी हो जाएगी और ये तेज हो जाती है, और ये 5 समूह में इकट्ठा हो जाती है, जो कि डिस्क के प्रत्येक इंटर त्रिज्या और मुंह पैपिला इनको कहा जाता है।
एम्बुलेक्रल स्पाइन के बाहर स्टाउट अचल या स्पाइंस की 3 पंक्तियां होती है, ठीक है। ये कैसे होते हैं? अचल यानी कि इमूवेबल होंगे, ये मूव नहीं कर पाएंगी, चल नहीं पाएंगी। स्टाउट अचल स्पाइंस की 3 पंक्तियां होती है जिनके आगे बाजुओं की सीमाओं के साथ सीमांत स्पाइन, ठीक है। कैसे होते हैं? यहाँ पे मार्जिनल स्पाइन की एक और श्रृंखला होती है जो मौखिक सतह से मौखिक सीमांकन यानी कि मौखिक सतह से जो कि एबोरल जो दूसरा वाला सरफेस है उस तक ये श्रृंखला होती है, ठीक है। ये कैसे होते हैं? मार्जिनल स्पाइंस होते हैं जो कि मार्जिन्स के ऊपर देखने को मिलेंगे। जैसे कि यहाँ पे अगर हम देखें, ये तो हमने बात कर ली कि यहाँ पे तो एम्बुलेक्रल स्पाइंस होंगे। अब ये जो मार्जिन्स पे होंगे, मार्जिन्स पे कैसे होंगे? मार्जिनल स्पाइंस यहाँ पे देखने को मिलेंगे। इसके बाद सेंस ऑर्गन्स या फिर ज्ञानेंद्रिय यहाँ पे होती है। संवेदी अंगों में 5 अयुग्मित टर्मिनल जाल, 5 अयुग्मित नेत्र धब्बे शामिल होते हैं, ठीक है। 5 अयुग्मित यानी अनपेड टर्मिनल जाल होते हैं जिनको टर्मिनल टेंटिकल्स, जो कि ऐसे यहाँ पे टर्मिनल पे होते हैं, और 5 अयुग्मित नेत्र धब्बे यानी कि 5 अनपेड आई स्पॉट्स इनके अंदर देखने को मिलते हैं। प्रत्येक भुजा की नोक पर, ठीक है, ये जो नोक है इस पे छोटा सा एक माध्यिका का गैर वापसी योग्य और खोखला प्रक्षेपण टर्मिनल टेंटिकल होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है कि टर्मिनल टेंटिकल होगा जो कि इसकी बिल्कुल भुजा की नोक के ऊपर दिखेगा। यह स्पर्शनीय यानी कि टेक्टाइल होता है, जैसे इसको टच करेंगे रिस्पोंड करेगा। घ्राण यानी कि ओल्फैक्टरी ऑर्गन के रूप में ये कार्य करता है। तो ये हो गया टर्मिनल टेंटिकल। टर्मिनल टेंटिकल का काम है जो कि नोक के ऊपर होता है, टेक्टाइल और ओल्फैक्टरी इन फंक्शन होता है। प्रत्येक तंबू के आधार पर कई ओसेली से बना होता है एक चमकदार लाल प्रकाश संवेदी नेत्र होता है, यानी कि फोटो सेंसिटिव आई स्पॉट का स्थान होता है यहाँ पे, ठीक है। जो कि कई ऊसिलाई, छोटी छोटी ऊसिलाई क्या होती है? छोटी छोटी आंखें होती है, छोटे छोटे नेत्र होते हैं, उनसे बनके इसकी एक लाल प्रकाश संवेदनशील नेत्र बनता है। इसके बाद इसका सेकंड सरफेस यानी कि अपमुख यानी कि एबोरल सरफेस जो होगा, तो इस एबोरल सरफेस की अगर हम बात करें, ये शरीर का वह भाग है जो ऊपर की ओर या ऊपरी सतह की ओर निर्देशित होता है, ठीक है। ऊपर वाला सतह क्या होता है? अपमुख सतह होती है। यह उत्तल होता है, हल्के नारंगी से बैंगनी रंग का होता है। इसे अपमुख या फिर एबैक्टिनल सतह कहा जाता है, ठीक है। इसको अपमुख या फिर एबैक्टिनल सतह कहा जाता है। इसके अंदर क्या क्या स्ट्रक्चर्स होंगे? यहाँ पे एनस होगी, गुदा होगी, जो क्या होगी? एक मिनट का गोलाकार छिद्र होगा, यानी कि छोटा सा सूक्ष्म छिद्र होगा, जिसे गुदा कहा जाता है, जो एबोरल सतह के केंद्रीय डिस्क की देखभाल के करीब होता है। ये जो केंद्रीय डिस्क थी, इसके दूसरी ओर तो माउथ था, और इसके इस साइड क्या है? इस साइड यहाँ पे एनस देखने को मिलता है। इसके अलावा यहाँ पे मैड्रीपोराइट होते हैं। ये जो मैड्रीपोराइट है, इस तह पे देखो, इस तह पे ये एक स्ट्रक्चर अलग से है, इसको मैड्रीपोराइट बोला जाता है। केंद्रीय डिस्क की एबोरल सतह पर एक सपाट उपगोलाकार विषम और अंडाकार प्लेट होती है, जिसे मैड्रीपोराइट प्लेट या फिर मैड्रीपोराइट बोला कहा जाता है, जो कि 5 भुजाओं में से 2 के आधार के बीच में होती है। जो इसकी 5 भुजाएं थी, जैसे कि अगर हम बात करें 3 4 5 भुजाएं थी, तो जैसे कि ये होगी, 2 भुजाएं होगी, एक इसकी बात कर रहे हैं हम, एक इसकी बात कर रहे हैं, इनके बीच में यहाँ पे सेंट्रल ये एक मैड्रीपोराइट यहाँ पे उपस्थित होता है। मैट्रिपोराइट की सतह को कई विकिरणित संकीर्ण सीधे या थोड़े लहरदार खांचे द्वारा चिह्नित किया जाता है, जिसमें छिद्र होते हैं, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है? इन खांचों के अंदर ऐसे होते हैं ये, और इनके अंदर क्या होते हैं? इनके अंदर भी छिद्र होते हैं, छोटे छोटे छेद इसके अंदर देखने को मिलते हैं। इस प्रकार मैड्रीपोराइट एक छलनी की तरह कार्य करता है, ठीक है। इसके अंदर छिद्र होते हैं, तो एक छलनी की तरह कार्य करता है। झरझरा प्लेट यानी कि सीव लाइक पोरस प्लेट होती है ये, और यह जल संवहनी प्रणाली की नहर की पत्थर की नहर यानी कि स्टोन कैनाल ऑफ वाटर वास्कुलर सिस्टम की ओर ले जाता है, जो कि हम डिस्कस करेंगे इसके वाटर वास्कुलर सिस्टम के अंदर। तो ये मैड्रीपोराइट होता है। इसके अलावा ये जो मैड्रीपोराइट होता है, एक व्यक्ति के लिए मैड्रीपोराइट की संख्या हालांकि एक ही रहती है। व्यक्ति की बात करें हम, एक स्टारफिश, ठीक है, एक स्टारफिश के अंदर एक ही रहती है, लेकिन कुछ प्रजातियों में एक से अधिक मैड्रीपोराइट भी उपस्थित होते हैं।
एंड इनमें संख्या जो है 5 भी हो सकती है और इससे अधिक भी हो सकती है। उनके ठिकानों के बीच में मैड्रीपोराइट वाली दो भुजाओं को सामूहिक रूप से बाइवीवियम और अन्य भुजाओं को ट्राइवीवियम कहा जाता है। जैसे कि ये हमने बात की थी स्टारफिश की 5 भुजाएं थी, ठीक है, जिसके बीच में जैसे कि ये हो गई और ये हो गई, इनके बीच में मैड्रीपोराइट है, इसके बीच में क्या है, मैड्रीपोराइट है। तो इन दो भुजाओं को बोला जाता है यहाँ पे बाइवियम, ठीक है, इनको बोला जाता है बाइवियम। और ये जो 3 बच गई है इनको बोला जाता है ट्राइवियम, ठीक है, 3 ट्राई हो गया, बाई यानी कि 2 हो गई, तो इनको ट्राइवियम और बाइवियम बोला जाता है। मैड्रीपोराइट की सममिति स्थिति इस प्रकार एस्टेरिस की रेडियल समरूपा को द्विपक्षीय समरूपा, यानी कि ये क्या कर देती है, जो इसकी अब तक रेडियल समरूपता थी, रेडियल सिमिट्री थी, इसको ये बाइलेटरल सिमिट्री में परिवर्तित कर देती है, ठीक है, क्या कर देगी, बाइलेटरल सिमिट्री बना देती है। इसके बाद यहाँ पे पेडिसलेरी होते हैं। ये जो पेडिसलेरी होते हैं, स्पाइंस और गलफड़ों के अलावा पूरी एबोरल सतह पर कई सफेद संशोधित रीड जैसे छोटे पिनर्स या फिर जबड़े होते हैं, ठीक है, छोटे छोटे क्या होते हैं यहाँ पे, जाज होती हैं, फिर स्पाइन लाइक टाइनी पिंसर्स होते हैं, ये इनसे ढकी होती है और इनको ही पेडिसलेरिया बोला जाता है। जैसे कि ये एक स्पाइन था, ठीक है, ये एक स्पाइन था और ये स्पाइन जो है ये ऐसे ढका हुआ है, ये यहाँ पे डर्मल ब्रांचेस होते हैं पेपुले के, और ये जो स्ट्रक्चर है ये स्ट्रक्चर ऐसे होते हैं, इनसे ढका होता है, ठीक है, ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं ये, और इनको ही क्या बोला जाता है, इनको ही पेडिसलेरी बोला जाता है। तो इनको पेडिसलेरी बोला जाता है। ये मौखिक सतह पर पेडिसलेरिया भी होती है। अब हमने बात कर ली थी मौखिक सतह की, अब हम बात कर रहे हैं अपमुख सतह की। तो मुख सतह पे भी ये देखने को मिलते हैं। प्रत्येक पेडिसलेरिया में एक लंबा या छोटा मोटा लचीला डंठल होता है, ठीक है, ऐसे हम बात करेंगे, ये हो गया, ठीक है, ये डंठल हो गया, इसके स्ट्रोक जिसको हम बोलते हैं, जिसमें कई आंतरिक चने का समर्थन नहीं होता है, ठीक है, इसके अंदर स्ट्रोक होती है। डंठल या फिर स्ट्रोक में 3 चने की अस्थियां होती है, ठीक है, कैसे कैसी होंगी, एक तो या बेसिलर टुकड़ा या फिर प्लेट जिसको कैलकेरियस ओसिकल बोला जाता है, जो डंठल और जबड़े को या वाल के छोर पर होती है, जो कि बेसिलर टुकड़े के साथ चलती है और उनके लगाए गए किनारों के साथ दांतेदार होती है, यानी कि इनके अंदर भी क्या होगा, ये स्ट्रोक जो है वो ऐसी होगी, दांतेदार होगी ये। पेडिसलेरिया जिसमें 3 कैलकेरियस टुकड़े और एक डंठल होता है, उन्हें फोर्कुलेट पिडंकुलेट पेडिसलेरिया बोला जाता है, ठीक है, जिनके अंदर 3 टुकड़े होते हैं, ठीक है, जिनके अंदर 3 कैलकेरियस के टुकड़े होते हैं, उनको बोला जाता है यहाँ पे फोर्कुलेट पिडंकुलेट पेडिसलेरिया। तो ये जो फोर्कुलेट पिडंकुलेट पेडिसलेरिया है, ये 2 टाइप के हो सकते हैं। जैसे कि हमने बात की थी कि ये ऐसे होते हैं और इनके अंदर ऐसे दांतेदार ये होते हैं। तो ये जो होते हैं 2 टाइप के होते हैं, या तो ये स्ट्रेट टाइप के हो सकते हैं या तो ये क्रॉस टाइप के हो सकते हैं। तो सबसे फर्स्ट है सीधे प्रकार के पिडंकुलेट पेडिसलेरिया, जिनके अंदर क्या होता है, इनको स्ट्रेट टाइप के पिडंकुलेट पेडिसलेरिया बोला जाता है। इस प्रकार के पेडिसलेरिया सरल होते हैं, ठीक है, सरल होंगे और इनके जो जो जबड़े हैं वो कमोबेश सीधे होते हैं, ठीक है, जबड़े कैसे होंगे, जैसे इस साइड दांतेदार हुए ये, और ये कैसे होते हैं, सीधे होते हैं, और ये एक बेसल प्लेट से ऐसे जुड़े होते हैं। मूल रूप से बेसल टुकड़े से जुड़े होते हैं, बेसल पीस से ये जुड़े होंगे, और बंद होने पे ये समांतर पैरेलल, ठीक है, बंद जब होंगे ये ऐसे पैरेलल रहेंगे और अपनी पूरी लंबाई में मिलेंगे। ये जो दोनों जबड़े हैं 3 जोड़ी मांसपेशियों की मदद के बल से ब्लेड की तरह एक दूसरे के खिलाफ काम करते हैं, ठीक है, एक दूसरे के खिलाफ काम करेंगे ये। और ये कैसे होते हैं, ये होते हैं दोनों जबड़े 3 जोड़ी मांसपेशियों की मदद से। 3 जोड़ी मसल्स होंगी यहाँ पे लॉन्ग अबडक्टर मसल्स होंगी, शॉर्ट अबडक्टर मसल्स होंगी, और यहाँ पे अबडक्टर मसल्स होंगी। तो ये 3 टाइप की मसल्स की वजह से ये क्या होते हैं, बंद होते हैं। जबड़े को बंद करने के लिए 2 जोड़ी एडिक्टर मसल्स, ठीक है, 2 पेयर्स ऑफ एडिक्टर मसल्स की जरूरत होती है, और इन्हें खोलने के लिए 1 जोड़ी एडिक्टर मसल्स की जरूरत होती है, ठीक है, खोलने के लिए एडिक्टर खोलने के लिए अबडक्टर,
अबडक्टर मसल्स होती हैं एंड बंद करने के लिए अडक्टर्स मसल्स होती है। इसके बाद क्रॉस टाइप के पेडुंकुलेट पेडिसलेरिया जो होते हैं, ये जब बंद होंगे ये ऐसे होते हैं, ठीक है, ये जब बंद होंगे ये कुछ ऐसे होंगे और ये ऐसे जुड़े होंगे बेसल प्लेट से, ठीक है। जब ये बंद होंगे तो ये क्रॉस हो जाएंगे, ये क्रॉस बना लिया है और इसलिए इसको क्या बोला जाता है, क्रॉस प्रकार के पेडुंकुलेट पेडिसलेरिया बोला जाता है। इस प्रकार के पेडिसलेरिया में दो जबड़ों के बेसल सिरे एक दूसरे को क्रॉस बिल के मैंडिबल्स की तरह पाए जाते हैं, ठीक है। ऐसे क्या होगी, ऐसे क्रॉस करते हैं एक दूसरे को एंड ताकि बेसल टुकड़ा उनके पार किए गए हिस्सों को बीच में संलग्न हो, ठीक है। ये जो है ये टुकड़ा क्या हो जाता है, ये ऐसे संलग्न होता है, एक दूसरे के साथ जुड़ा होता है। इस प्रकार के पेडिसलेरिया में जबड़े दो जोड़ी योजक मसल, ठीक है, दो पेयर यहाँ पे योजक मसल्स होती हैं और एक जोड़ी अपनकर्ता मांसपेशियां द्वारा संचालित होती हैं। कुछ अन्य पेडिसलेरिया जिनमें कोई डंठल नहीं होता यानी कि स्टोक नहीं होती, इस प्रकार के सेसाइल पेडिसलेरिया कहा जाता है। जिनमें ऐसी डंठल नहीं होगी, जिन पेडिसलेरिया के अंदर, उनको क्या बोला जाता है, उनको सेसाइल बोला जाता है, जो कि मूव नहीं कर सकते हैं। ये भी एस्टेरिस के शरीर में पाए जाते हैं। वे रचनात्मक और आक्रामक अंगों के रूप में कार्य करते हैं और शरीर की सतह को मलबे से मुक्त रखने में इनका योगदान होता है और शरीर पर स्पंज और जो काइलेटर्स जैसे जीवों को स्थापित करके गलफड़ों और शरीर को सामान्य सतह को सुरक्षा प्रदान करते हैं, ठीक है। तो क्रॉस टाइप के कैसे होंगे, जो कि ऐसे क्रॉस होंगे, और इसके अलावा एक टाइप के होते हैं जिनके अंदर डंठल नहीं होता, उनको सेसाइल पेडिसलेरिया बोला जाता है। इनका काम होता है रक्षात्मक या फिर आक्रामक अंगों के रूप में कार्य करने का। इसके बाद स्पाइन्स होते हैं। संपूर्ण एबोरल सतह पर कुछ छोटे मोटे कुंद या फिर चने की रीढ़ या फिर ट्यूबरकल्स से ढकी होती है, इनको स्पाइन्स बोला जाता है। रीढ़ आकार में परिवर्तनशील होते हैं और भुजाओं की लंबी कुल्हाड़ियों के समांतर चलने वाली अनियमित पंक्तियों में व्यवस्थित होते हैं, यानी कि रेगुलरली ये अरेंज्ड होते हैं आर्म्स के ऊपर। रीढ़ की अनियमित आकार के चने की प्लेट या फिर अस्थि पंजर द्वारा समर्थित किया जाता है, जो कि पूर्णांक में दबे रहते हैं और इनको अंत कंकाल का निर्माण करते हैं, यानी कि ये एंडोस्केलेटन का काम करते हैं। एक तो ये क्या होंगे, एक तो ये भुजाओं के ऊपर समांतर चलते हैं, अनियमित पंक्ति होती है इनकी, ठीक है, ऐसे अनियमित पंक्ति के रूप में होंगे ये। साथ में ये कैसे हो सकते हैं, ये जो है ये एंडोस्केलेटन का भी निर्माण करते हैं, ठीक है, ये एंडोस्केलेटन का भी निर्माण करेंगे, जो कि अनियमित आकार के चने की प्लेट या फिर अस्थि पंजर द्वारा समर्थित किए जाते हैं। इसके बाद पेपिली या फिर गलफड़े, यानी कि पेपिले और गिल्स जो होते हैं, इसके अंदर पूर्णांक की अस्थियों के बीच बड़ी संख्या में सूक्ष्म त्वचीय छिद्र यानी कि डर्मल पोर्स होते हैं और प्रत्येक त्वचीय छिद्र के माध्यम से एक बहुत छोटा नाजुक ट्यूबलर शंक्वाकार उंगली जैसा धागा जैसा पतली द्वार वाला झिल्लीदार और पीछे हटने वाला प्रक्षेपण होता है, जिसे त्वचीय शाखा या गिल या फिर पेपुला कहा जाता है। यहाँ पे अगर हम स्ट्रक्चर के अंदर देखें तो ये होता है पेपुला। ये अगर हम इस डायग्राम की बात करें तो ये ऐसे होगा, ठीक है, ये पेपुला होगा, इसके अंदर ये सीलोम होता है, ये यहाँ पे ट्यूबरकल्स होते हैं, ठीक है, ये ऐसे जो है कि ट्यूबुलर या फिर शंक्वाकार उंगली जैसा पतली दीवार वाला झिल्लीदार पीछे हटने वाला प्रक्षेपण होता है, जिसे त्वचीय शाखा या गिल या फिर पेपुला कहा जाता है। पेपिले शरीर की दीवार के खोखले स्राव होते हैं, जिनमें ल्यूमन या फिर सिलोम की निरंतरता से बनते हैं, ठीक है, सिलोम जो है इनके अंदर निरंतर प्रेजेंट होता है। ये आंतरिक रूप से सिलोम द्वारा पंक्ति बंद होते हैं और सिलोम अंदर से क्या होते हैं, सिलोम से लाइंड किए जाते हैं। इनके पास श्वसन और उत्सर्जन के कार्य होते हैं, रेस्पिरेटरी और एक्सक्रीटरी फंक्शन होते हैं। तो यहाँ तक हमने एक्सटर्नल फीचर्स के अंदर इसका साइज, शेप और या फिर हम बोल सकते हैं आकार, रंग कैसा होता है, इसका जो अपमुख और इसकी जो मुख सतह होती है उसके अंदर कौन कौन से डिफरेंट संरचनाएं होती है वो हमने देख ली है। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे इसके डाइजेस्टिव सिस्टम, वाटर वास्कुलर सिस्टम के बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। एंड अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक कीजिए,
शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।